नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। बड़ी संख्या में आईएएस अफसरों के तबादले, सौरभ कुमार जिले के नए कलेक्टर। महंगाई भत्ते की मांग, काम बंद हड़ताल की घोषणा। प्रदेश में लगातार बढ़ने लगे मरीज, वायरस हुआ सक्रिय। और फिर 18 ट्रेनें हुई कैंसल, यात्री हुए परेशान। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के 37 आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव करते हुए ट्रांसफर किया है, जिसमें बिलासपुर जिले के कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर को प्रबंध संचालक रोड एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पद पर भेजा गया है। वहीं रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार को बिलासपुर कलेक्टर का प्रभार दिया गया है। आईएएस सौरभ कुमार 2009 बैच के अधिकारी है, जिन्होंने बिलासपुर में निगम आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है, जिसका लाभ उन्हें मिलेगा। बीते एक पखवाड़े से जिले में नर्सिंग होम एक्ट के परिपालन को लेकर चलाए जा रहे अभियान अब ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है। पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन को कार्य मुक्त करने के आदेश और नए सीएमएचओ डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव के प्रभाव लेने के बाद भी जिले में नर्सिंग होम एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई अब तक शुरू नहीं की गई है। सूत्रों की माने तो पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर प्रमोद महाजन के द्वारा निजी अस्पतालों पर नकेल कसने कार्रवाई सरगर्मी से की जा रही थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर ऑर्डर शासन स्तर से जारी कर दिया गया। लिहाजा जिले में संचालित निजी अस्पताल प्रबंधक पुणे लापरवाही बरसने लगी है। आपको बता दें, बीते दिनों स्वास्थ्य महकमे द्वारा अभियान चलाकर नियम विरुद्ध संचालित 3 अस्पतालों को सील किया गया था, जबकि 3 दर्जन अस्पतालों को नोटिस देकर उचित व्यवस्था करने की हिदायत दी गई थी। ऐसे में तत्कालिक सीएमएचओ द्वारा उक्त मामला पर कोई ठोस कार्रवाई फिलहाल नहीं की गई है। हालांकि इस मसले में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जल्द ही नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी, लेकिन जांच और कार्रवाई कब शुरू होगी इसका जवाब शायद उनके पास भी नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि नवनियुक्त सीएमएचओ कब तक एक्शन मोड पर आते हैं। अब नर्सिंग होम को अपन शुरू करते हैं। अब आज तो गहर कर लिया हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं नर्सिंग होम में। देखिए कहाँ क्या कमी बेसी है, उसके हिसाब से उनको निर्देश देंगे और जरूरत पड़ने पर आवश्यक कार्रवाई भी करें। 28 जून से शुरू हो रहे अमरनाथ यात्रा को लेकर यात्रियों का जत्था रवाना होना शुरू हो गया है। 2 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के लिए अमरनाथ साइन बोर्ड ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है। यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसे लेकर भी जम्मू कश्मीर प्रशासन खुद इस पूरे यात्रा को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था बिलासपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हुआ। दुर्ग जम्मू तवी एक्सप्रेस से रवाना हुआ यह जत्था हर वर्ष बाबा के दर्शन के लिए बिलासपुर से अमरनाथ जाता है। अमरनाथ यात्रा में रवाना होने वाले यात्रियों में पवन अग्रवाल, तरुण, सुनील, अजय दुबे, दीपक दुबे, शंकरलाल अग्रवाल, गौरव सलूजा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सभी यात्रियों ने कहा कि प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करेंगे। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में है। इसको लेकर प्रदेश स्तर पर 29 जून को धरना दिया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर फेडरेशन के पदाधिकारी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारियों के समान 34% महंगाई भत्ता और 7वें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता सहित अन्य कर्मचारी मांगों के लिए 1 दिवसीय आंदोलन का आयोजन किया गया है। उक्त आयोजन की जानकारी देते हुए कर्मचारियों ने बताया कि वर्तमान में राज्य में कई तरह के महंगाई भत्ते लागू है। राज्य के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। वहीं राज्य कर्मचारियों को केवल 22% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। केंद्र कर्मचारियों से 12% कम है। यह राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इस अन्याय के विरुद्ध हो रहे आंदोलन में प्रदेश के लगभग सभी शासकीय कर्मचारी संघ पूरी तरह से शामिल रहेंगे। उक्त कार्य योजना की जानकारी देते हुए लिपिक संघ के ही मंत्री सुनील यादव ने कहा कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ता हमारा
अधिकार है। इस शासन को कर्मचारी हित में तत्काल जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्मचारी वर्ग को आंदोलन करना जरूरी नहीं, मजबूरी है। हमारा मिशन 34% व गृह भाड़ा भत्ता प्राप्त करना है। कर्मचारी फेडरेशन की संयुक्त आह्वान पर कल पूरे प्रदेश में महंगाई भत्ता और एचआर की मांग को लेकर के हम सभी कर्मचारी आंदोलनरत हैं। हमारी माननीय भूपेश बघेल जी से मांग है कि केंद्र के समान 34% जो महंगाई भत्ता है वो हमें तत्काल दिया जाना चाहिए और हमारे जो महंगाई भत्ता के आदेश तो जारी करे ही, साथ में जो पुराने एरियाज हैं वो भी उस आशय का भी आदेश जारी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ में 7वां वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ता कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। 7वें वेतनमान के अनुसार गृह भाड़ा भत्ते का पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी मांगे और है, जिसमें बिलासपुर शहर को 20 श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने की फाइलें चल रही, राज्य स्तर पर रुकी हुई है। तो हमारा माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि महंगाई भत्ता तत्काल जारी करें, उस आशय का आदेश जारी करें, गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान में अनुरूप देवें और साथ में ही बिलासपुर सिटी को बी दर्जा दिलाने का हमारी मांग है। इसको लेकर के कल नेहरू चौक में हम लोग पूरे अधिकारी कर्मचारी पूरे कार्यालयीन शासकीय दफ्तरों को बंद करके अपनी मांगों के समर्थन में कल हम एकजुट होंगे और कलेक्टर जी के माध्यम से माननीय भूपेश बघेल जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूर्ण करने की बात हम रखेंगे। अगर हमारी मांग यदि त्वरित पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को विस्तार करते हुए आगामी चरण में इस आंदोलन को आगे विस्तार देंगे। देहदान को वैसे तो सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं कि जो इस प्रकार निर्णय लेकर समाज के सामने आदर्श बनते हैं एवं दूसरों को प्रेरणा देते हैं। इसी मानसिकता को लेकर मंगलवार को गुप्ता परिवार ने सिम्स में देहदान किया। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के संतोष गुप्ता ने 4 साल पहले समाज के सभा में देहदान करने की घोषणा की थी। संतोष गुप्ता शिक्षित थे और वह भली भांति देहदान का महत्व समझते थे। दरअसल सरगिट्टी में उनके पैतृक निवास पर संतोष गुप्ता का आकस्मिक निधन 27 जून को सुबह 5 बजे हो गया। मृत्यु के पश्चात गुप्ता के ज्येष्ठ पुत्र और परिजन उनके संकल्प को पूरा करने वर्तमान घर सीपत से अंतिम दर्शन के लिए निकाली। उपरांत उनका देह सिम्स मेडिकल कॉलेज बिलासपुर को समर्पित किया गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 125 और व्यक्तियों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं 55 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने रायपुर से 26, दुर्ग से 28, राजनांदगांव से 4, बालोद से 1, बेमेतरा से 9, कबीरधाम से 2, बलौदाबाजार से 7, महासमुंद से 5, बिलासपुर से 8 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,53,867 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,39,074 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। वहीं राज्य में 757 मरीज उपचाराधीन हैं। 14,036 लोगों की अब तक मौत हुई है। बिलासपुर शहर को व्यवस्थित रखने निगम और यातायात विभाग की टीम चौक चौराहों समेत सड़क किनारे ठेला गुमटी लगाने वालों को समझाइश देते हैं कि वे सड़क को घेर कर व्यवसाय न करें। साथ ही समय समय पर इनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। वहीं अब एक बार फिर अतिक्रमणकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, गोल बाजार, सदर बाजार, शनिचरी बाजार में यातायात का भारी दबाव रहता है। लोग बड़ी संख्या में यहां खरीदारी करने आते हैं। वहीं सड़क किनारे लगने वाले ठेले और सड़क को घेर कर दुकान चलाने वाले लोगों के कारण पार्किंग के लिए जगह नहीं बचती है, जिससे जाम की स्थिति निर्मित होती है। जिसे देखते हुए निगम और यातायात की टीम ठेले गुमटी और दुकानदारों को समझाइश देते हुए पहले अतिक्रमण हटाने कहती है और जब अतिक्रमणकारी नहीं मानते तो उनके सामानों को जब्त करने कार्रवाई की जाती है। इसी तरह मंगलवार को एक बार फिर राजेंद्र नगर चौक से अग्रसेन चौक, लिंक रोड, सीएमडी चौक, पुराना बस स्टैंड, गोल बाजार, सदर बाजार में यातायात पुलिस ने अतिक्रमण शाखा द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मैकल पर्वत श्रृंखला का वजूद खतरे में पड़ गया है, जहां बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें लगाकर राज्यों की सीमाओं को नष्ट करने का कृत्य किया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ जहां जंगलों, पहाड़ों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं, मगर धरातल की बात की जाए तो यह सारे दावे खोखले और बेबुनियाद साबित होते नजर आते हैं। खुलेआम सारे नियम कायदों को ठेंगा दिखाकर पहाड़ों का उत्खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि किसी भी राज्य की सीमा का चिन्हांकन नदियों या तो पहाड़ों से किया जाता है। यह नदियां और पहाड़ ही है जो राज्यों की सीमाओं को दर्शाने का काम करते हैं, मगर जब इन्हीं पहाड़ों को नष्ट कर दिया जाएगा तब राज्य की सीमाओं को चिन्हांकित कैसे किया जाएगा। दरअसल यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र करंगरा से सटे हुए इलाके और पट्टी ताली दुनिया का है, जो पहाड़ों में बसा गांव है। यह पहाड़ में बसा इलाका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा क्षेत्र भी है, जहां पत्थरों का बेतहाशा उत्खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी दैत्याकार मशीनें पहाड़ों में रात दिन खुदाई कर रही है। से अब पहाड़ पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गया है। मालूम हो कि यह सीमावर्ती इलाका जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं सीमा से लगा हुआ है अनूपपुर जिला मुख्यालय से इसकी दूरी लगभग 60 किलोमीटर की है। इसके साथ ही तहसील मुख्यालय पुष्पराजगढ़ से इसकी दूरी 20 से 25 किलोमीटर की है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण तथाकथित दुर्गमता के सहारे प्रकृति को तबाह करने का कुकृत्य किया जा रहा है, लेकिन दोनों राज्यों के जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं है। तब तो पहाड़ों में हो रही बड़ी बड़ी मशीनों की गूंज इन अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच पाती है।
नहीं मतलब और कितने नीचे तक है पत्थर अभी? कितने फीट की गहराई में मिला ये? गौरतलब है कि अनूपपुर एवं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के सीमांतों पर स्थापित स्टोन क्रेशर कुछ छत्तीसगढ़ में और कुछ मध्य प्रदेश में संचालित है, जिसकी अनुमति है या नहीं यह संबंधित विभाग की जानकारी में होना चाहिए, और यदि जानकारी में है तो यह वैध होगा, इसलिए सतत उत्खनन जारी है। मगर जिस पहाड़ी क्षेत्र की बात की जा रही है वह बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तब सवाल यह खड़ा होता है कि उक्त स्थान पर संचालित उत्खनन किस प्रकार वैध हो सकता है। इस तरह हो रहे उत्खननों की निगहबानी के लिए दोनों राज्यों के उत्तरदायी खनन विभाग कानों में तेल डाले सोए पड़े हैं। अभी तक तो मालूम नहीं था, आपने संज्ञान में लाया है, उसके बाद मैं अपने क्षेत्र को भेजता हूँ और वास्तव में सीमा रेखा है छत्तीसगढ़ में है कि एमपी में कहाँ है इसका पता लगाता हूँ। उसके बाद यदि छत्तीसगढ़ में होगी और जिला परिषद में बुलाई चीज़ें होंगे तो कर देंगे। प्रकृति को जिस प्रकार से क्षतिकारित करते हुए परिणामतः जैव विविधता को भी नष्ट किया जा रहा है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव मानव जीवन के साथ वन्य प्राणियों पर भी असर कर रहा है, मगर इसकी सूद लेने वाला कोई भी नहीं है। अगर अब भी शासन और प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागता तो वह दिन दूर नहीं जब पहाड़ों के साथ साथ वहां से बहने वाली नदियां और जंगल भी तबाह हो जाएंगे। जो मार्कर्स 2002 में लगाए गए थे, जिस पर लगभग मुझे लगता है कि किसी को विवाद भी नहीं था। छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ने एक सीमा निर्धारित करी थी, उसके लिए बाकायदा मार्कर्स भी लगाए गए थे, उसका पालन नहीं किया गया। VCC न्यूज के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से सुशांत गौतम की रिपोर्ट। जराभाटा वार्ड क्रमांक 23 में शराब दुकान खोले जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके विरोध में वार्डवासी आ चुके हैं। दरअसल सरकारी शराब दुकान के लिए वार्ड में बसंत पहाड़े क्लिनिक के पीछे नाप जोक शुरू होते ही वार्डवासियों की इसकी भनक लग गई। जोगते शराब दुकान को कहीं और शुरू करने की मांग कर रहे हैं। वार्ड वासियों ने बताया कि यह रिहायशी इलाका है, साथ ही यह स्कूल और कॉलेज संचालित है। शराब दुकान खुलने से माहौल बिगड़ जाएगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे। लिहाजा शराब दुकान नहीं खोले जाने की मांग करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर और भी उग्र आंदोलन किए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 23 कृष्ण नगर में भट्टी ना खुले, और यदि खोलते हैं चाहे वो जिला प्रशासन हो चाहे आबकारी विभाग हो, घोर विरोध किया जाएगा। अभी तो सिर्फ ज्ञापन देने है, इसके बाद मानव श्रृंखला और धरना दिया जाएगा। इधर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फिर से 18 एक्सप्रेस और लोकल ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। इससे पूर्व 35 यात्री गाड़ियों को बंद किए जाने से यात्री मुसीबत में है। हालांकि रेल प्रशासन ने इसे रेलवे में अधोसंरचना विकसित करने के नाम पर बंद करना बता रहा है, लेकिन असली वजह कोयले की ढुलाई के लिए यात्री गाड़ियों का ट्रैक सुनियोजित ढंग से खाली किया जा रहा है। लेकिन रेलवे के इस निर्णय से आम यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह ट्रेनें 29 जून से 1 जुलाई तक रद्द रहेंगी। रेलवे रद्द किए गए ट्रेनों में आरक्षण कराने वालों के 100% रिफंड करने की घोषणा की है, लेकिन ऐसा करने से यात्री खुश नहीं है। आखिर उनका उद्देश्य ट्रेनों के जरिए अपने मुकाम तक पहुंचना जो है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक दूरी बनाए रखें, मास्क लगाए रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार। ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर इधर कभी उधर उधर, इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो गया जीना, समय लग गया पेट्रोल फूट गया, चल चल के मेरा पाँव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे, ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया।
मैं हूँ मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। वाह स्मृति, पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा क्रिकेट का। वाह स्मृति, पंकज जी क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा। हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। तैयार हो जाइए एक ब्लॉकबस्टर सीजन के लिए। थिएटर से लाए हैं रील हमारे लिए। मुझे भाई नहीं, गॉडफादर बोलते हैं। ताजा है तो मजा है। ताजा मूवीज सिर्फ जी सिनेमा पर।